फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क का आ सकता है, तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं 8 पॉइंट्स ये काफी सफिशिएंट है। लेकिन यदि 8 मार्क का आता है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखेंगे तो 8 में से 8 मिल जाएगा। तो मैंने एक आइडिया किया है, यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 पॉइंट बनाया है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर 10 पॉइंट? कोई चिंता मत करो, मैंने ये 10 पॉइंट लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया है। आसाराम बापू पुल, नासिक में एक पुल है, ब्रिज है, उसके पहले एक जमाने में आसाराम बापू का आश्रम था, उस पे से ये 10 पॉइंट मैंने स्टोरी बनाया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये 10 के 10 पॉइंट आपके 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे, जब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट स्टोरी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये 10 पॉइंट्स को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद इसी वीडियो में एंड में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कितने बार एचएससी में पूछा है, एटलीस्ट 6 बार पूछा है, लेकिन 4 पॉइंट्स पूछा है तो बेटा 4 मार्क का आएगा। और एग्जाम में 4 पॉइंट्स बोला है तो 4 पॉइंट से लिखना, कुछ नहीं बोला तो 6 पॉइंट से 8 पॉइंट लिख सकते हो। और यदि 8 मार्क का आया तो 10 पॉइंट लिखना चाहिए। 8 मार्क का आने का चांस लगभग नहीं रहता है, बट फिर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द पॉइंट नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। नाउ फ्री मार्केट ऐसा मार्केट है जिसको लैटिन में लैसेस फेयर बोलते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है। अब जहां पे गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है तो प्राइस कैसे तय होगा फ्री मार्केट इकोनॉमी में? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड ज्यादा है तो वस्तु के दाम बढ़ेंगे। जैसे होली के एक दिन पहले रंग के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है, या दिवाली के एक दिन पहले फटाके के दाम काफी रहते होंगे। ठीक है, लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद फटाके के दाम कम हो जाते हैं क्योंकि दिवाली हो चुकी है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पे डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सप्लायर्स करते हैं और डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी दखलंदाजी नहीं है। तो प्राइस कैसे तय होता है? जो दुकानदार और जो खरीद करने वाला कंज्यूमर, दुकानदार को फर्म बोलते हैं, दोनों मिलकर प्राइस तय करते हैं जो दोनों के लिए सेटिस्फैक्टरी हो। ठीक है, दूसरा प्राइस डिटर्मिनेशन। Macroeconomics explain how price of different goods are determined on the basis of demand and supply। एक सिंपल सा है, आप प्याज खरीदने जाते हो, जो महाराष्ट्र में लासल गांव है वो एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मार्केट है, वहां से प्याज एक्सपोर्ट भी होता है। आप एक सिंपल सा भाजी मार्केट में गए, वहां पे आपने प्याज कितना है तो उसने बोला कि 20 रुपीज अ केजी, आप बोलते हो 10 रुपीज अ केजी, लास्ट में वो बोलते हैं कि 15 रुपया, आप बोलते हैं ओके। सो दोनों ने प्राइस तय किया, डिमांड और सप्लाई के मदद से प्राइस तय हुआ 15 रुपीज। तो ये प्राइस फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई मिलकर तय होता है। एट द सेम टाइम जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसिंग है, एक मजूर का ले लो, जैसे कि एक मजूर, कायदा ये बोलता है इंडियन गवर्नमेंट का कि आपको मजूर को एक दिन का कम से कम 200 रुपये देना है। ठीक है, लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन साइट रहेगा तो 300, इलेक्ट्रिशियन पूरे दिन के लिए मंगाओगे तो 500, प्लम्बर मंगाओगे तो 700, यदि फर्नीचर कारपेंटर के यहाँ जो काम करते हैं, ठीक है ना, जो आपका घर के अंदर का फर्नीचर डिजाइन करते हैं, वो 1000 रुपया, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 घंटे का 20,000 लेंगे, कुछ वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 50,000 घंटे का लेंगे, दिन का भी नहीं। सो ये प्राइस कैसे तय होता है, ये इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक है, तीसरा हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अभी बिजनेसमैन को एक मैनेजरल इकोनॉमिक्स एमबीए में सब्जेक्ट है, वो गाइड करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो, 40 स्पीड में, टू व्हीलर है, 40 स्पीड में आपको माइलेज 60 देगी, लेकिन आपने 60 स्पीड किया तो आपका माइलेज कम हो जाएगा। कार है तो अराउंड 60 या 80 स्पीड में आपको माइलेज से 20 का मिलता है, लेकिन आपने 120 में भगाया तो माइलेज कम हो जाएगा। सो 24 घंटा प्रोडक्शन में हो सकता है कंपनी ने 16 घंटा प्रोडक्शन किया तो ज्यादा परवड़ेगा, 8 घंटा में आधा प्रोडक्शन हो, वर्कर्स को तो पूरा पगार देना पड़ेगा। सो डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम कॉस्ट कैसा होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है?
माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को मदद करता है। बहुत सारे पैरामीटर्स और चैप्टर्स उसमें शामिल है, प्रोडक्शन शामिल है, कॉस्ट शामिल है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये क्लासरूम में 50 लोग बैठ सकते हैं, बराबर है, 50 लोग, लेकिन 55 स्टूडेंट्स आ गए तो 5 स्टूडेंट के लिए एक और क्लासरूम लेना पड़ेगा, उसका रेंट, उसका टीचर का जो सैलरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो लगेगा, दूसरे चार्जेस। सो 50 रहा तो दूसरा क्लासरूम की जरूरत नहीं, तो कॉस्ट बराबर रहेगा। सो इट इज बेटर टू ऑपरेट एट 50 स्टूडेंट्स rather देन 55, जिसके लिए पूरा एक कॉस्ट बढ़ता है। सो ये डिसीजन मेकिंग में कौन मदद करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। चौथा, गाइड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया प्रोडक्शन का, वो जैसे क्लासरूम का दिया। अभी फॉर एग्जांपल आप यहाँ एक आपको एक ऑर्डर आया है बॉम्बे में कि आप सप्लाई करो, जैसे कि अंगूर सप्लाई करो। एक ट्रक में ऐसे सोचो कि 100 किलो अंगूर जाते हैं, जस्ट एग्जांपल 1000 किलो अंगूर जाते हैं। अब बॉम्बे से ऑर्डर आया 1200। एक प्रॉब्लम ऐसा है, 1000 किलो तो बैठ जाएगा एक ट्रक में, दूसरा 200 किलो के लिए आपको एक और ट्रक कुछ तो हायर करना पड़ेगा। सो बॉम्बे वाले को बोलो कि आप या तो 2000 का ऑर्डर दे, 1000 पूरा ट्रक में, दूसरा 1000 पूरा ट्रक में। तो 200 के लिए आपको पूरा ट्रक का भाड़ा देना पड़ेगा, भाड़ा 1000 रुपया है, ठीक है। तो दिक्कत, तो मैं बोलता हूँ यदि भाड़ा ट्रक का 1000 रुपये, एक एग्जाम्पल, तो जब 1000 किलो भेजेंगे तो पर किलो कितना रुपया आएगा? 1 रुपया। लेकिन दूसरा ट्रक जो है, भाड़ा तो 1000 ही रहेगा लेकिन 200 ही किलो है, तो पर किलो 5 रुपया हो जाता है। तो इसलिए प्रोडक्शन प्लानिंग में ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? यदि आपको 16 घंटे में जो आप कर पाते हो, जो 24 बाकी 8 घंटे में मशीन ऐसे ही चालू रहता है, काम ज़्यादा नहीं होता, तो बेटर आप 16 घंटे में ऑपरेट करो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इसमें आपको सिलेबस में नहीं है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये प्रोडक्शन से संबंधित है। उसमें आपको बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन बाय द फर्म, ये सब माइक्रो का है। बेसिस फॉर प्रोडक्शन, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। भारत में 35 लाख कार साल में बनते हैं, उसमें मारुति का हिस्सा करीबन 19.5 लाख रुपया। लेकिन 2022-23 में एक ऐसा सिचुएशन घटा जो इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ। जितने कार बिके उसका 50% एसयूवी बिके, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अब मारुति का इंडियन कार मार्केट में 50% हिस्सा है, लेकिन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में 12.5% है। तो ये साल का प्रेडिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्पोर्ट्स यूटिलिटी ही बिकेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा बिकेगा। मार्केट में 50 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ चुके हैं। तो मारुति ने कैसे धड़ाधड़ फ्रॉन्क्स लॉयड FORONX करके ये एसयूवी लॉन्च किया। तो अभी मारुति धड़ाधड़ एसयूवी लॉन्च करेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन तो यही बता रहा है कि इंडिया में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल आधे बिक रहे हैं और उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जोर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कमिंग दिवाली 2023 का जो दिवाली आएगा, साफ संकेत है कि 60 to 70% ई व्हीकल्स बिकेंगे और मेजॉरिटी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। देखो, इसलिए आपको नवे कार से ज्यादा सब कंपनी का, अभी होंडा ने लॉन्च किया, टोयोटा ने हाईराइडर लॉन्च किया, सब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ट्रेंड एसयूवी का बहुत बढ़ गया है, ठीक है। सो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि भविष्य में क्या बिकने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ डिमांड, ठीक है। छठवा, आर्ट ऑफ इकोनोमाइजिंग। आपको पापा ने कई बार डांटा होगा, बेटा खर्चा कम कर, आप बहुत खर्चा करते हो, फैमिली का पैसा बचाओ, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी में भी सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपको उस रिसोर्सेज, मटेरियल, पैसा, इलेक्ट्रिसिटी सब लिमिटेड है। एक सारे जो स्त्री वाले उनको भी दिक्कत आती है, यदि इलेक्ट्रिसिटी जाती है सैटरडे को तो उन लोग को संडे जो बंद रहता था संडे को चालू रखना पड़ता है, सैटरडे को वेट करो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कि नहीं। सो जितना लिमिटेड टाइम है उतना मैक्सिमम बेनिफिट लो। सो इकोनोमाइजिंग मतलब मैक्सिमम आउटपुट लाओ एट मिनिमम कॉस्ट, इसको इकोनोमाइजिंग बोलते हैं। रिसोर्सेज हमेशा स्कैर्स रहेगा बेटा, आपके पास पॉकेट मनी हमेशा स्कैर्स रहेगा, 1000 रुपये रहेगा तो आपको उसमें चलाना है।
और ये दुख मैं भी समझ सकता हूँ बेटा। कॉलेज रोड मेरे टाइम में, मैं भी कॉलेज से एज अ स्टूडेंट गुजरा हूँ, लेकिन आपको 10,000 दिया, आप तो एकदम जोरों से भागोगे, पार्टी डांस म्यूजिक, पढ़ाई तो गो फॉर अ टॉस। सो इसलिए पापा लिमिटेड पॉकेट मनी देते बेटा। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप भी कंट्रोल में रहोगे, अनलिमिटेड पॉकेट मनी हो गया तो आपका जिंदगी तो कहाँ से कहाँ चला जाए। ठीक है। सो आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग, कैसे सस्ते में वस्तु बनाना चाहिए, कौन बताता है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडल बिल्डिंग। अब मॉडल बिल्डिंग क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स उभरा है, 1890 को प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल ने लॉन्च किया था, बुक 18 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम था। तो उसके बाद माइक्रो में डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इलास्टिसिटी धीरे धीरे उभर के आया। अब वक्त के साथ साथ मॉडल्स बनना शुरू हो गया, जिसमें आपका लॉज, कंसेप्ट, फॉर्मूलेज, टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स सब डेवलप हुआ। ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे टाइप के मॉडल्स बनाता है, जैसे डिमांड में आपको लॉ ऑफ डिमांड मिलेगा, डिमांड फोरकास्टिंग मिलेगा, उसका एक डायमेंशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसलिए सिलेबस में 3 है डिमांड एनालिसिस, 3 भी इलास्टिसिटी है, उसका ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है। तो इस प्रकार से मॉडल बनते हैं यूजफुल टू गवर्नमेंट। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में पेट्रोल कितना है? 106 रुपया। पाकिस्तान में कितना है? करीबन 280 रुपया। नाउ 106 रुपया 1 लीटर में पेट्रोल में करीबन 50 रुपया टैक्स रहता है। आप बोलोगे हैं इतना ज्यादा? यस। नाउ इतना ज्यादा टैक्स क्यों? एक जो पेट्रोल है उसका डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब कुछ भी प्राइस हो आपको झक मार के लेना ही होगा। सो अभी गवर्नमेंट देखता है कि भाई पेट्रोल का डिमांड इन इलास्टिक के लोगों को लेना पड़ेगा, तो टैक्स अच्छा खासा रखा हुआ है। लेकिन वही एयर कंडीशनर लिमिटेड लोग लेंगे, ज्यादा लोग नहीं लेंगे, तो गवर्नमेंट सोचता है टैक्स कम किया तो हो सकता है ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो हो सकता है टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो, तो एसी में गवर्नमेंट टैक्स कम भी किया तो चलता है। लेकिन पेट्रोल में कम करके फायदा नहीं, क्योंकि जो आदमी दिन में 1 लीटर भराता है, कम भी किया तो वो 1 ही लीटर भराएगा, जो उसका ऑफिस और घर का। तो इसलिए गवर्नमेंट जो प्राइस पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, वेज पॉलिसी, सब कुछ तो बेटा जो पॉलिटिक्स में डिसीजन होते हैं, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, वो तो डिमांड और सप्लाई पर है। यदि मार्केट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, वस्तु के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट और टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देता है। ये जैसे ही बढ़ाया, लोगों को महंगा होगा, लोग डिमांड कम कर देंगे। जब डिमांड बहुत ज्यादा होता है ना, तो वस्तु के दाम बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट लोगों का डिमांड थोड़ा रीजनेबल करने के लिए टैक्स और इंटरेस्ट बढ़ा देता है। टैक्स का पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, उधारी का पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मजदूर के लिए लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एग्जिम पॉलिसी। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, जिसके दम पर मार्केट देखकर, डिमांड सप्लाई देखकर गवर्नमेंट वो पॉलिसी तय करता है। लेकिन ये सब इकोनॉमिक्स के दायरे में आता है। सो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स बेटा साथ साथ चलता है, दोनों मेड फॉर ईच अदर है। ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स सिंपल सी बात करता है, आप प्रोडक्शन मैक्सिमम करो, कॉस्ट मिनिमम करो। कंजम्पशन जो करेगा कंज्यूमर, वो बोलेगा मेरे को वस्तु का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और मेरा कॉस्ट कम से कम हो। एक और चीज है, आप वो वस्तु बनाओ जो मार्केट को जरूरत हो और टाइमली पहुंचाओ। तो इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, प्रोड्यूसर को भी फायदा, कंज्यूमर को भी फायदा। तो इस हिसाब से किसको फायदा होगा? सोशल वेलफेयर, सोशल को फायदा होगा। और लास्ट में फिनोमिनन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट एक्सप्लेन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स फर्स्ट चाइना है। नाउ पहले जब आप गोल्ड इंपोर्ट करते थे तो टैक्स रेट 7.5% था। लेकिन इंडियंस, बिकॉज इंडियन हाउसवाइफ गोल्ड तो चाहेगी, तो इतना गोल्ड इंपोर्ट कर रहे थे। गोल्ड इंपोर्ट क्या, तो अपने को फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है ना बाहर। तो अपने देश से गोल्ड, अच्छा नंबर 1 इंपोर्ट इज क्रूड ऑयल, नंबर 2 गोल्ड है। इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था, और गोल्ड का, अच्छा हाउसवाइफ ने खरीद के घर पे रख दिया, तो अपना देश का आउटपुट, बोलते ना, देश को एक्सचेंज तो बाहर गया, लेकिन वही गोल्ड, जैसे एप्पल आईफोन में अंदर थोड़ा गोल्ड का वर्क रहता है, काम रहता है, गोल्ड का यूज रहता है। इलेक्ट्रिकल आइटम में भी गोल्ड का कुछ जगह पे काम रहता है। तो मैंने गोल्ड खरीदा, मेरे प्रोडक्शन में कुछ तो बनाया और फिर एक्सपोर्ट किया। तो देश ने इंपोर्ट किया, लेकिन देश उसकी मदद से एक्सपोर्ट करके कमाता है। लेकिन हाउसवाइफ खरीदती है तो देश को एक्स्ट्रा कमाई नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 7.5% का 12.5%, 5% टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाया तो क्या होगा, गोल्ड का इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड में ये सब इकोनॉमिक्स देखा जाता है। अभी जो क्रूड ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, नंबर 1 सऊदी अरेबिया था। लेकिन अभी हमने क्या किया,
रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू है, रशिया बाकी जगह बेच नहीं पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा हुआ है, यूरोप ने सैंक्शन लगाया। तो $80 क्रूड ऑयल का जो बैरल है, इंडिया को रशिया सस्ते में दे रहा है $62 पर बैरल, 18 से $20, मतलब करीबन 1600 रुपया पर बैरल इंडिया का सेव हो रहा है। तो जो अपना नंबर 1 सऊदी अरेबिया था, रशिया चौथा पांचवा था, हमने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी किया, आज नंबर 1 पे रशिया आया। और सस्ता जो हम लोग खरीद रहे, बेटा साल में 9 लाख करोड़ का हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछले साल जितना रशिया से सस्ते में हमने ऑयल लाया वो $30,000, हम $30,000 करोड़ हमने सेव किया, और यही रशिया का ऑयल को प्रोसेस करके हम यूरोप अमेरिका को बेच रहे हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड में जो टैक्स है, जो प्राइसिंग है, जो डॉलर का रेट है, डिमांड और सप्लाई, 1991 के पहले डॉलर का रेट आरबीआई तय करता था, 1991 के बाद मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई तय करते हैं। ये डिमांड और सप्लाई मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे माइक्रो के दायरे में आता है। आई होप आपको समझ में आया। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसका मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, तो एक एक करके मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। नाउ ये आसाराम बापू पुल क्या है? नासिक में एक जगह है जहाँ पे यंगस्टर्स घूमते थे, कुछ लोग चुपके से सुट्टा भी मारते थे वो जगह पे, अभी बहुत टाइट कर दिया गवर्नमेंट ने। एक पुल है जिसको बापू पुल बोलते हैं, उसके ठीक पहले आसाराम बापू का आश्रम था। सो ये स्टोरी मैंने ऐसे बनाया है। अच्छा, आसाराम बापू के रजिस्टर एक जमाने में आते थे, फ्रंट पेज में उनका फोटो होता था, और वो लोग सस्ते में रजिस्टर लोगों को देते थे। उस आश्रम में सीडी और बहुत सारे चीज सस्ते में देते थे, लेकिन अभी किसी कारणवश गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया आश्रम को, लेकिन उस पे से स्टोरी है। तो वो पुल ब्रिज से पहले वो आश्रम था। अभी उस आश्रम के बाहर आसाराम बापू खड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक लड़का जाता है, उस आश्रम के बाहर पहुंचता है एक लड़का, और आसाराम बापू को बोलता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे फ्री में बुक्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे फ्री शब्द आ गया, फ्री, यहाँ पे फ्री मार्केट है, फ्री में बुक्स मिलते हैं। अब जैसे फ्री शब्द आया, फ्री मार्केट आया, तो आपको टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी आना चाहिए। समझ में आया? एक आश्रम बापू का आश्रम है, बाहर आश्रम बापू खड़े हुए हैं, एक लड़का जाता है और आश्रम बापू को बोलता है, सुना है मैंने यहाँ पे फ्री मार्केट है, फ्री में आप बुक, इकोनॉमिक्स के बुक फ्री में देते हैं और रजिस्टर्स फ्री में देते हैं। तो आश्रम बापू उसको जवाब देते हैं, बेटा कोई भी चीज फ्री नहीं होती, हर चीज का प्राइस होता है, कीमत चुकानी पड़ती है। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया? एक्सप्लेन्स प्राइस डिटर्मिनेशन, या सिर्फ आपने प्राइस डिटर्मिनेशन बोला तो भी चलता है। पॉइंट नंबर क्या है? लड़का जाता है, आश्रम बापू, आश्रम है, आश्रम के बाहर आश्रम बापू खड़े हुए हैं, लड़का जाता है, मैंने सुना है यहाँ पे फ्री मार्केट है, इकोनॉमिक्स की बुक फ्री देते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी कर देना, ठीक है ना, टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग। आश्रम बापू उसको बोलते हैं, बेटा फुकट का कुछ नहीं है, हर चीज का प्राइस होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया। तो लड़का बोलता है ठीक है, पर सस्ते में। आश्रम बापू बोलता है हर चीज की कीमत है, प्राइस है, बट यहाँ पे मैं सस्ते में दूंगा तेरे को। तो लड़का बोलता है कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरे को एक रजिस्टर चाहिए जो आप सस्ते में देते हो, और मुझे सीडी चाहिए, जो जैसे जो भजन या जो भी कीर्तन का मुझे सीडी चाहिए, ऐसा लड़का डिसीजन लेता है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था? आश्रम बापू का आश्रम है, बाहर आश्रम बापू खड़े हुए हैं, लड़का आता है और बोलता है यहाँ पे सुना है फ्री मार्केट है, इकोनॉमिक्स की बुक फ्री है। तो आश्रम बापू बोलते हैं, बेटा कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज का प्राइस होता है, हमको डिटरमाइन करना पड़ता है प्राइस, पर हम सस्ते में देंगे। तो लड़का डिसीजन लेता है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कि मुझे बुक और सीडी चाहिए। तो आश्रम बापू बोलते हैं कि बेटा अंदर प्रोडक्शन हो रहा है बुक और सीडी का, तो तुझे अंदर चलना पड़ेगा, वहां जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे मैं तेरे को बुक और सीडी दिलवा दूंगा, ठीक है, बुक और सीडी दिलवा दूंगा। तो दोनों आश्रम बापू और ये लड़का आश्रम के अंदर जाते रहते हैं। रास्ते में आश्रम बापू बोलते हैं, मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, प्रेडिक्शन, कि तू सिर्फ बुक खरीदेगा, सीडी नहीं, क्योंकि बुक सस्ता है, जिसको इकोनॉमाइजिंग बोलते हैं। तू इकोनॉमिक्स की बुक सस्ती है, इसलिए तो सिर्फ बुक खरीदेगा, सीडी महंगा है। चलो वापस से रिवाइज करते हैं। एक आश्रम बापू का आश्रम है, ठीक है, बाहर आश्रम बापू खड़े हुए हैं, एक लड़का आता है, बोलता है मैंने सुना है यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स की बुक फ्री मिलती है। तो आश्रम बापू बोलते हैं कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज का प्राइस है, हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो लड़का बोलता है ओके, मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं बुक लूंगा,
और सीडी लूंगा। तो आसाराम बापू बोलते आश्रम के अंदर प्रोडक्शन चालू है, मतलब आपका गाइड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, तो आप चलो अंदर, मैं आपको अंदर दिलवाता हूँ। अब दोनों आश्रम के अंदर चलते रहते हैं। जैसे ही चलते हैं तो आसाराम बापू बोलते हैं मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तू बुक लेगा क्योंकि सीडी महंगा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की बुक है आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग वो सस्ता है। अब जैसे अंदर जाते हैं तो लड़का बुक खरीदता है, लेकिन दुखी हो जाता है लड़का। वो बोलता है कि बुक के ऊपर तो आपका फोटो है, मैंने सोचा था कोई मॉडल का, कोई कार का फोटो होगा, हुआ मॉडल बिल्डिंग। तो आसाराम बापू बोलते नहीं मेरा ही फोटो है, लेकिन अभी जल्दी कर क्योंकि गवर्नमेंट मुझे लेने आने वाली है। आई थिंक कुछ कोर्ट केस चल रहा है इसलिए। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है आसाराम बापू राजस्थान के जेल में लॉज्ड है, कुछ कोर्ट केस चल रहा है। तो जल्दी, वो बोलते हैं जल्दी कर गवर्नमेंट की गाड़ी मुझे लेने आने वाली है। उतने में गवर्नमेंट की जीप आ जाती है, आसाराम बापू उसको आशीर्वाद देते हैं कि तेरा वेलफेयर हो, और उतने में पुलिस की जीप आती है और उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट है, एक लास्ट रिविजन करते हैं और फिर आप देखते हैं कितने आपको पॉइंट्स याद आते हैं। एक आश्रम के बाहर कौन खड़ा हुआ है? आसाराम बापू। एक लड़का आता है, बोलता है मैंने सुना है यहाँ पे फ्री मार्केट में इकोनॉमिक्स की बुक है, या फ्री में बुक्स मिलते हैं, मार्केट फ्री है, इकोनॉमिक्स की बुक फ्री है। आसाराम बापू बोलते हैं कुछ भी फ्री नहीं है, आपको हर चीज का प्राइस होता है, हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो लड़का बोलता है ओके, मैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग लेता हूँ कि मुझे बुक और सीडी चाहिए। तो आसाराम बापू बोलते हैं अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, उसका प्लानिंग चल रहा है, चल हम अंदर जाके तेरे को मैं दिलवा देता हूँ। रास्ते में प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करते कि तू बुक लेगा सीडी नहीं, क्योंकि सीडी महंगा है, क्योंकि बुक जो आपको चाहिए वो इकोनॉमिक्स का है, आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। बुक इकोनॉमाइजिंग मतलब सस्ता है। तो बोलता है ओके। जाते हैं बुक खरीदता है तो लड़का दुखी हो जाता है क्योंकि उसको मॉडल का फोटो चाहिए रहता है बुक के ऊपर। उतने में बोलते हैं जल्दी कर गवर्नमेंट मुझे लेने आएंगे। गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, वो आशीर्वाद देते हैं तेरा वेलफेयर हो, और लास्ट में जीप आती है और उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती है। नाउ इस प्रकार से 10 पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी और पूरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी कंसेप्ट और स्टोरी के थ्रू इमीडिएट लर्निंग हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वीडियोस मिल जाएंगे, रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे। कुछ कमेंट्स होंगे तो, या वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम ज़रूर जवाब देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट बेटा आपका।